हेलो स्टूडेंट्स। तो टेस्ट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। टेस्ट के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं, थर्मोडायनेमिक्स का वाला पार्ट जो हमने पढ़ा वो आएगा और सॉलिड स्टेट के अंदर डिफेक्ट्स वाला पार्ट नहीं आएगा, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट नहीं आएगा। उसके अलावा जो पार्ट है सारे आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स जो हमने पढ़े थे वही आएंगे। करना क्या आपको, मेनली वापस से वही शीट सॉल्व करनी होगी। थर्मोडायनेमिक्स की शीट हम सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन इसको एक नहीं, जैसा मैंने कहा है तो एक से ज़्यादा बार सॉल्व करो, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चंस है उन्हें एक बार नहीं बहुत बार, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि हाँ यही सही है ये गलत है, तब तक आपको उनको वापस से करना होगा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो होमवर्क दिया था S2 मैंने दी थी शीट में से, तो S2 की अगर हम बात करें, चलिए एक क्वेश्चन वैसे तो सिंपल ही, क्वेश्चन नंबर 3, डेल्टा H दे रखा है और डेल्टा U निकालना है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं प्रेशर कांस्टेंट है 1.5, इनिशियल वॉल्यूम जो गिवन है इथिलीन और H2 का C2H4 प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू C2H6, तो इसका 50 ml, इसका भी 50 ml, टोटल इनिशियल वॉल्यूम 100 ml, आफ्टर द रिएक्शन ये 50 ml, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस 1.5, फाइनल वॉल्यूम 50 ml, इनिशियल वॉल्यूम 100 ml। कन्वर्जन करना होगा यूनिट्स का और पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। आइसोथर्म यानी सारे पार्ट्स दे रखे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर एडियाबेटिक है तो आपको फिर से फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, जबकि अगर आइसोथर्मल है तो फाइनल टेम्परेचर वही होगा जो इनिशियल टेम्परेचर होगा। अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल है तो पीवी की पावर गामा वाले फॉर्म में यूज करने पड़ेंगे, और अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है तो फिर NCV T2 T माइनस T1 वाला। जबकि थर्ड पार्ट जो है वो आइसोथर्मल भी और एडियाबेटिक भी है। तो अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0, एडियाबेटिक है तो Q 0, तो वर्क ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0। आप इसे कह सकते हो फ्री एक्सपांशन भी बोल सकते हो। इसको हम ऐसे बोलते हैं, तीन टर्म, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और फ्री एक्सपांशन। अगर इनमें से दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। हाँ, ये सारा डिस्कशन आइडियल के लिए हम कर रहे हैं। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल और एडियाबेटिक है तो फ्री एक्सपांशन होगा, आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन है तो एडियाबेटिक होगा, फ्री एक्सपांशन प्लस एडियाबेटिक है तो वो आइसोथर्मल होगा। एक अच्छा क्वेश्चन जो इसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन जेई एडवांस में भी लास्ट टाइम मैंने बताया था, जिसमें क्वेश्चन था कि प्रेशर लिक्विड पर सडनली 100 बार कर दिया, जिसके कारण वॉल्यूम 1 ml से कम हो गया, लेकिन वहां पर प्रेशर सडनली इंक्रीज किया था, तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था। यहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है लिक्विड है, वहां पे भी लिक्विड था, यहां पर भी प्रोसेस एडियाबेटिक है क्वेश्चन नंबर 6 में, और वहां पर भी प्रोसेस एडियाबेटिक था। लेकिन डिफरेंस कहां है, यहां पर एक लाइन दे रखी है कि एज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ प्रेशर, यानी यहां पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो कर्व वो लीनियर है। इसका मतलब एक तो ये हो गया कि आप कर्व प्लॉट कर पा रहे हो, हर पॉइंट पर प्रेशर डिफाइन कर पा रहे हो, दैट मीन्स यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल है। प्रेशर 1 बार से कितना कर दिया हमने, 1001 बार, प्रेशर 1 बार से 1001 बार, तो जिसके कारण ये 1 ये 1001, वॉल्यूम कम हो गया। हमें वापस से डेल्टा H और डेल्टा U निकालना है। इस बार ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, लीनियर वेरिएशन, एडियाबेटिक प्रोसेस तो ही है, तो वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U, और ये वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, एरिया। कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। एरिया निकाल लो। इसमें समटाइम हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के फिर इंटीग्रेट करो, डायरेक्ट एरिया अंडर दी कर, और फिर से वही डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा H और डेल्टा U का डिफरेंस निकालना है, तो फिर से वही P2V2 माइनस P1V1। यहां पर प्रेशर दे रखा है 500 किलो बार, वॉल्यूम की जगह डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से भी आप वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हो। 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम,
12 ग्राम अगर डायमंड है तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 3 4, और ग्रेफाइट है तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो वॉल्यूम V1 और V2 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बाकी कोई ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये तो था शीट में S2 हमने डिस्कस की। आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा डिस्कशन था अब उसी को, जहाँ यहाँ तक हम लास्ट क्लास के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है याद है? कंफर्म? क्या हर जगह बॉइलिंग पॉइंट टर्म डिफाइन होती है? नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब कंटेनर में क्या लगा हो, पिस्टन लगा हो। इवोपोरेशन बोलो या बॉइलिंग बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, सबका मीनिंग एक ही जैसा है। एक क्लोज्ड रिजिड कंटेनर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट टर्म डिफाइन नहीं होती है। अगर कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन पर पूरा का पूरा जो लिक्विड वाटर होगा वो वेपराइज हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर केवल लिक्विड रहेगा, और 1 एटमॉस्फेयर 373 पर अगर हम बात करें तो लिक्विड प्लस गैस दोनों होगी। उसी डिस्कशन को अब आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। उसको हमें एंट्रोपी से रिलेट करना है, एंट्रोपी वाले पार्ट से उसको रिलेट करना है। तो ये हमारा डिस्कशन था। 1 एटमॉस्फेयर, ये 400 केल्विन पानी, 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन, और ये 373 केल्विन। इसको हमने यहां पर ये सिचुएशन है। अब यहां पर इमेजिन करिए, इस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूं। ये अभी पिस्टन है जिसको हमने होल्ड किया हुआ है, हमें पता है यहां से ये वेपराइज होगा। वेपर प्रेशर मान लेते हैं कितना है 1.1 एटमॉस्फेयर। अंदर प्रेशर कितना डेवलप हो जाएगा 1.1 एटमॉस्फेयर। पिस्टन को होल्ड किया हुआ है, बाहर का प्रेशर कितना है 1, कोई चेंज नहीं होगा। अब इमेजिन करो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, कंटेनर, पिस्टन, ये सब एडियाबेटिक है, सब कुछ एडियाबेटिक है, मतलब बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पिस्टन को छोड़ दिया। अब अगर हम इस पिस्टन को छोड़ते तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, लिक्विड वेपराइज होगा। फिर अंदर का प्रेशर 1.1 हो गया, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर लिक्विड वेपराइज होगा, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि ये पानी पूरा वेपराइज होता जाएगा। लेकिन यहां पर अब एक छोटा सा पॉइंट और ऐड होता है कि जब ये पानी यहां से वेपराइज होगा, और कंटेनर हमने कौन सा ले लिया, एडियाबेटिक। जब ये वेपराइज होगा तो हमें पता है पानी जब वेपराइज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, राइट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर आप जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो रहे हैं। अट्रैक्शन का फोर्स था, मॉलिक्यूल दूर दूर हो रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी। अब सिंस ये कंटेनर एडियाबेटिक है, मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो ये एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी कहां से आएगी? आप बाहर से तो लेने नहीं दे रहे हो क्योंकि एडियाबेटिक कंटेनर है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी कहां से आएगी? तो वो एनर्जी इसी के अंदर की काइनेटिक एनर्जी से आएगी। यानी अंदर की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे पानी वेपराइज होगा अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी टेम्परेचर भी कम होगा। तो अगर आपने ये एडियाबेटिक कंटेनर यूज किया, पिस्टन भी एडियाबेटिक है, तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर जो है कम होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, तो हमें इसको हीट देनी पड़ेगी, हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। हीट देनी पड़ेगी कितनी, ताकि ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहे, या यूं कहे तो हाँ, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, उसके लिए यहां पर हमें हीट देनी पड़ेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदल रही, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर प्लस कुछ वर्क डन भी हो रहा है, तो कुल मिला के हमें उसमें एनर्जी देनी होगी। तो यहां पर हम हीट दे रहे हैं, ये क्लियर है। और अब हम ये टेम्परेचर जो है वो क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं।
तो सपोज करिए ये कुछ वेपराइज हुआ और हमने इसको क्यू हीट दी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या इस हीट से हम एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा कि हमारा जो ये Q है क्या वो Q रिवर्सिबल है या Q इरिवर्सिबल है, ये चेक करना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए, बाहर का प्रेशर है 1, अंदर का प्रेशर है 1.1, आपने पिस्टन को छोड़ दिया, क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं, अंदर और बाहर का प्रेशर अलग है, ये प्रोसेस फटाफट होगा, फाइनाइट टाइम में होगा, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। यानी ये जो Q है आपका वो Q इरिवर्सिबल है, और इस Q इरिवर्सिबल से आप एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड वेपराइज हो रहा है, एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो Q है, जो हीट आप दे रहे हो, आपको पता आपने कितनी हीट दी है वो आप पता कर सकते हो, लेकिन उससे आप एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। एंट्रोपी में चेंज नहीं निकाल सकते कि हाँ एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, क्योंकि जो हमारा Q है वो Q इरिवर्सिबल है, राइट? तो यहां पर एंट्रोपी में चेंज आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है फिर कैसे करेंगे? अभी नहीं पता, इसका तरीका जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट हाँ अभी ये समझ में आना चाहिए कि राइट नाउ हम इसका एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहां आते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट पर आते हैं। यहां पर 373 वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर। यहां पर आपने पिस्टन को छोड़ दिया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर इक्विलिब्रियम है। अब हमने क्या किया, इसको हीट दी, हमने इसको हीट दी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो 373 पर ही हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर चेंज ना हो तो यहां पर जो हीट हमें देनी पड़ेगी ना वो बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए, बहुत कम अमाउंट में हीट होनी चाहिए। तो अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो, अब हमें इस प्रोसेस को 373 पे ही करना है, या यूं कह दो कि हमें इस प्रोसेस को रिवर्सिबली करना है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए करना है। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर हमने क्या किया, थोड़ी सी हीट इसको दी, जैसे ही थोड़ी सी हीट यहां गई, इस पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, 373 प्लस dt थोड़ा सा बढ़ गया, dt जहां पर टेंड्स टू 0। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब एक तरह से इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। सिंस टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये लिक्विड वाटर थोड़ा सा वेपराइज होगा, थोड़ा सा वेपराइज होगा। तो वेपराइज होने पर कौन सी एनर्जी बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, टेम्परेचर वापस से कम होके कितना हो गया? 373। थोड़ा सा लिक्विड वेपराइज हुआ तो यहाँ का प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, प्रेशर 1 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पिस्टन जो है अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बाहर का कम, तो पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा। अभी भी यहाँ का प्रेशर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, वो डिफरेंस जो है वो टेंड्स टू 0 है। तो प्रेशर में डिफरेंस है लेकिन वो टेंड्स टू 0 है, तो अभी भी आप प्रेशर दोनों जगह का क्या मान सकते हो? इक्वल मान सकते हो, यानी वो प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया, वापस यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ टेम्परेचर 373 केल्विन, लेकिन कुछ लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। हाँ, उसके लिए जो आपको हीट देनी होगी वो बहुत कम होगी। फिर आपने थोड़ी सी हीट और दी, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर लिक्विड वेपर में जाएगा, फिर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ टेम्परेचर 373, फिर आप थोड़ी सी हीट दोगे, फिर ये प्रोसेस होगा। ये जो तरीका है प्रोसेस करने का वो कौन सा है? रिवर्सिबल तरीका है। यही आप करते हो। सेंड वाला एग्जाम्पल भी आप सोचोगे तो वहां पर भी हमने किया है, सेंड पार्टिकल, एक सेंड पार्टिकल हटाया, ऐसा नहीं चेंज नहीं करे, हटा, बट वो चेंज बहुत छोटा है। एक सेंड पार्टिकल हटाया, अंदर और बाहर का प्रेशर में डिफरेंस आएगा, बट वो बहुत कम होगा, और बहुत कम अगर डिफरेंस है तो आप अगेन उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हो? रिवर्सिबल। उसी तरह से यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसीलिए पिस्टन मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम हीट दे रहे हैं, यहां पर जो हम हीट दे रहे हैं, इस हीट को हम क्या बोल सकते हैं? क्यों? रिवर्सिबल, बिकॉज हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एक स्टेटमेंट हमने लिखा था, थ्रू आउट क्या रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। यहां पर अब थ्रू आउट इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है,
यह इक्विलिब्रियम पर है। ये इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर है, अंदर और बाहर भी प्रेशर इक्वल है, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है। तो इस Q को हम क्या कह सकते हैं? Q रिवर्सिबल, और इससे हम एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। Q रिवर्सिबल बाय T, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पर हीट जो है प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा H लिख सकता हूँ। तो डेल्टा H डिवाइडेड बाय T। अगर ये वेपराइजेशन का प्रोसेस है तो ये डेल्टा H वेपराइजेशन और ये डेल्टा S वेपराइजेशन आ जाएगा, और अगर मेल्टिंग का प्रोसेस है तो ये डेल्टा H फ्यूजन और ये डेल्टा S फ्यूजन, मेल्टिंग यानी फ्यूजन। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या आई? ये फॉर्मूला आपने कब लगाया? जब यहां पर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट पर कर रहे हो, 373 केल्विन पर कर रहे हैं, ताकि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है। यानी यहां पर कंडीशन ये कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये फेज चेंज रिवर्सिबली होगा, ताकि Q रिवर्सिबल हो। और फेज चेंज रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होता है? एट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो फॉर्मूला आपने यहां लिखा है इज एप्लीकेबल एट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, phase change carried out at melting point and boiling point are reversible in nature। अगर एक फेज चेंज आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे कर रहे हो तो वो रिवर्सिबल होते हैं। ये लाइन लिख लेना अच्छी तरह से, फेज चेंज कैरिड आउट एट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगने वाला, हमेशा नहीं लगने वाला। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर कह सकते हो कि ठीक है सर, यहां पर तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन यहां क्या करेंगे? यहां कैसे निकालेंगे एंट्रोपी चेंज? या बहुतों के माइंड में आता है कि ठीक है सर, यहां निकाल ली तो एंट्रोपी चेंज यहां पर भी वही होगा, क्योंकि एंट्रोपी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं बता दूं, नहीं, ये यहां का एंट्रोपी चेंज निकला है, यहाँ का भी एंट्रोपी चेंज होगा, लेकिन कितना होगा वो हमें नहीं पता। ये एंट्रोपी चेंज अलग कंडीशन का, ये अलग कंडीशन का। यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ की कंडीशन अलग है। यहाँ टेम्परेचर 373 है, यहाँ टेम्परेचर 400 केल्विन है, यहाँ का एंट्रोपी चेंज अलग होगा, यहाँ का एंट्रोपी चेंज अलग होगा। राइट नाउ हम एंट्रोपी में चेंज निकाल पाए हैं, लेकिन केवल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। इस कंडीशन का फेज एंट्रोपी चेंज क्या होगा वो हमें नहीं पता, उसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं कि जब भी फेज चेंज हो रहा हो सर फॉर्मूला डेल्टा एच बाई टी लगा दो, नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा कि वो मेल्टिंग जो मेल्टिंग या बॉइलिंग जो हो रही है, वेपराइजेशन जो हो रहा है, वो मेल्टिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट किस पर हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। इसका तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे चल के इसका तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर भी आप चाहो तो 400 केल्विन को बॉइलिंग पॉइंट बना सकते हो, लेकिन फिर यहाँ का प्रेशर कितना करना पड़ेगा? 1.1, फिर ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। हाँ, फिर आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो भी धीरे धीरे देनी पड़ेगी, फिर वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, लेकिन वो जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो 400 केल्विन और 1.1 एटमॉस्फेयर का आएगा। 400 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर का नहीं आएगा, 400 केल्विन और 1.1 का आएगा। तो वो डिफरेंस यहाँ पर होगा। तो चलिए, फाइनली एक फेज चेंज के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया, कुछ कंडीशंस पर तो फॉर्मूला हमारे पास आ ही गया। तो फेज चेंज वाला पार्ट भी 50% कह सकते हो कि हो गया है, कि हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। 50% अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। अब बात आती केमिकल रिएक्शन की। फेज एंट्रोपी चेंज निकालना है किसी केमिकल रिएक्शन का, कोई हेडिंग नहीं डालोगे अभी, केवल सुनो। केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमें एंट्रोपी में चेंज निकालना है। कैसे निकालें? मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, A + B कन्वर्टिंग इनटू C। ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें एंट्रोपी में चेंज निकालना है। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था, मोस्टली केमिकल रिएक्शन में हम टेम्परेचर और प्रेशर कुछ कांस्टेंट रखते हैं। मान लेते हैं ये रिएक्शन 1 एटमॉस्फेयर और 300 केल्विन पर हम कर रहे हैं। कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, रिएक्शन हो रही है, और ये जब रिएक्शन हो रही है तो हमने कितनी हीट दी वो भी मेजर कर लिया, तो इसका हमें Q भी पता है। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा H भी लिख सकता हूँ।
हमने कैलोरीमीटर जो कंटेनर होता है उसके थ्रू मेजर कर लिया कि हमने उसको कितनी हीट दी है, वो हमने मेजर कर लिया। अब यहाँ पर Q हमें पता है, रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ये Q हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितनी हीट लग रही। आप करो या कोई और भी कर सकता है, कोई नहीं, डेटा आपके पास है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है तो क्या लगा दे फॉर्मूला, वही Q/T, जो भी Q दे रखा है। नहीं, उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो Q है वो Q रिवर्सिबल है या Q इरिवर्सिबल है। वो कैसे पता चलेगा? आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब आपने अगर इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में किया है, सपोज करो आपने खुद इस रिएक्शन को किया है, तो फाइनाइट टाइम में ही किया होगा, और फाइनाइट टाइम में किया होगा तो वो जो Q निकल के आया होगा वो तो Q इरिवर्सिबल होगा, वो तो Q इरिवर्सिबल होगा। फिर तो आप कह सकते हो सर फिर मैं करूं या कोई और करे, वो भी फाइनाइट टाइम में ही करेगा, और वो भी फाइनाइट टाइम में करेगा तो उसका Q भी Q इरिवर्सिबल ही होगा। यानी कोई भी Q जो फाइंड आउट कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रहा है, उन सब का Q तो Q इरिवर्सिबल ही होगा, क्योंकि रिवर्सिबली तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें टाइम इनफाइनाइट लगता है। रिवर्सिबली नहीं कर सकता तो फिर कैसे करेंगे? फिर कैसे करें? क्योंकि इस Q से आप क्योंकि ये जो Q है वो तो Q इरिवर्सिबल है, और इससे हम एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही कि करें कैसे? क्योंकि कोई भी आप में से या मैं भी इवन Q जो फाइंड आउट करूंगा वो भी इरिवर्सिबल होगा, तो फिर अब क्या होगा? कैसे करें इस चीज को? कह सकते हो इवन यहां पर तो पता है प्रॉब्लम क्या है कि हमने कैसे सोचा कि Q रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, बिकॉज फाइनाइट टाइम से, ठीक है, लेकिन यहां पर तो अब हमें यह भी नहीं पता चल रहा कि किस कंडीशन का Q रिवर्सिबल होगा, वो भी हमें कंडीशन नहीं पता है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस तो कोई भी प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकता, लेकिन किसी कंडीशन पे हमें पता होता कि हाँ ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, ये हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, लेकिन यहां तो हमें वो भी नहीं पता है। और मैं एक और चीज बता दूं, रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि बस अंदर और बाहर, कंटेनर के अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर कर दो तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर केवल अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर होने से प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो जाता। इवन यहाँ पर आप देखोगे कि लिक्विड, ये वाटर और ये वाटर वेपर है, इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसको आप एक केमिकल रिएक्शन की तरह सोच सकते हो, A कन्वर्टिंग इनटू B, H2O लिक्विड से H2O गैस, इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, अंदर और बाहर का प्रेशर भी बराबर होना चाहिए, वो रिवर्सिबल की कंडीशन होती है। तो यहां पर रिवर्सिबल का मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि A प्लस B और C कंटेनर में ये अगर तीनों सब्सटेंस है तो इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जैसे यहां पर था लिक्विड और गैस के बीच में, इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है, चलो क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ तो मुझे पता है कि अगर प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर है तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, ये मुझे पता कि प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तब ये दोनों इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता कि A प्लस बी और C कब इक्विलिब्रियम पर होंगे, A का क्या प्रेशर होगा, B का क्या प्रेशर होगा, ये कब इक्विलिब्रियम में होंगे, उसकी हमें कोई कंडीशन नहीं पता। केवल अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर करने का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। तो यहां पर तो हमें वो कंडीशन भी नहीं पता। अगर सपोज करो हाइपोथेटिकली मैं तो आपको Q का डेटा देता हूं, मत सोचो कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैंने तो आपको Q का डेटा दे दिया कि 500 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पर इतना है, 600 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर पर इतना है, 700 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर पर इतना है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? यही डेटा अगर मैं यहां पर दे दूं तो आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आपको पता है कि ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, पता है आपको, आप चेक कर सकते हो। यहाँ 373 1 एटमॉस्फेयर का है तब तो आप कह दोगे रिवर्सिबल है, उसके अलावा 400 केल्विन 500 केल्विन का तो आप कहोगे इरिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको डेटा दे दूं कि 1 एटमॉस्फेयर 600 केल्विन का क्यों इतना है, 1 एटमॉस्फेयर 700 का इतना है, 1 एटमॉस्फेयर 800 केल्विन का इतना है, आपके पास कोई आंसर हो सकता है इसमें से कुछ रिवर्सिबल हो, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हमें वो कंडीशन ही नहीं पता। तो यहां पर अब हम फंस जाते हैं, यहां पर हम फंस जाते हैं। इवन Q निकालना एक्सपेरिमेंटली हम निकाल रहे हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक है, उससे भी नहीं कर सकते, और हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि किस कंडीशन का Q रिवर्सिबल होगा, वो भी हमें नहीं पता। यस, यहां आके हम स्टक कर जाते हैं, यहां आके हम स्टक हो गए
अब अगर हमें इससे आगे बढ़ना है तो कुछ अलग तरह से सोचना होगा। ये जो तरीका ना Q/T वाला, ये फेल हो रहा है यहाँ पर, इससे आगे हमें नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर हमें इससे आगे कुछ एक केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है तो कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग तरह से सोचना होगा। देयरफॉर यानी यहाँ पर हम स्टक कर गए। अब अगर हमें केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना तो कुछ अलग तरह से सोचना होगा। एंड फॉर दैट पर्पज वन मोर लॉ was introduced and that is third law of thermodynamics. yes, यहाँ से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारी जरूरत है। ये ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट लॉ खत्म, सेकंड लॉ स्टार्ट, सेकंड लॉ खत्म, थर्ड लॉ स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेसेसिटी। और प्रॉब्लम ये कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो यहाँ से कहीं से डिराइव होके नहीं आ रहा है। ये कुछ और तरीके से हमें सोचना पड़ेगा और उससे फिर हमें एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद फिर हम एक केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी चैप्टर को कनेक्ट करना होगा कि क्यों थर्ड लॉ आ गया, वो समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा फेस चेंज वाला डिस्कशन किया, अच्छा खासा डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो आपको यही नहीं समझ में आएगा सर क्यों नहीं कर सकते, पता ही नहीं चलता। सर हर बार फॉर्मूला तो लगाना है, Q/T लगा लो, नहीं, वो समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अब पहले आएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी में चेंज। लेकिन रुक जाओ, जल्दबाजी में हेडिंग मत डालो अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसमें भी अभी टाइम है। अब अगर हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करना है और उसको थोड़ा समझना है तो हमें पहले इस एंट्रोपी वर्ड को और समझना पड़ेगा। कह सकते हो सर 3-4 लेक्चर तो हो गए और कितना समझाओगे। एंट्रोपी को अभी तक हमने समझा नहीं है, कैलकुलेट किया, और वो भी कैलकुलेट एंट्रोपी को नहीं किया है, चेंज इन एंट्रोपी को ही किया अपने। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, सारा सब कुछ डेल्टा एस का काम था। प्रोसेस होगा या नहीं होगा उसमें एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी में चेंज से मतलब था। तो अभी तक हमने सारे कैलकुलेशन किए और वो भी एंट्रोपी की नहीं, एंट्रोपी में चेंज की कैलकुलेशन की है। एंट्रोपी को समझा नहीं। आज भी अगर मैं पूछूं एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है, कुछ नहीं, इसके आगे बात खत्म। एंट्रोपी कुछ भी आपको नहीं पता। हाँ, आपको ये पता है एंट्रोपी में चेंज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल बाई T होता है और फिर उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले जरूर आपको पता है जैसे आप एंट्रोपी में चेंज निकाल सकते हो। बट एंट्रोपी क्या है उसके लिए एक भी लाइन आपके पास नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हो यस सर हमें पता है एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, यही पता है, सब कुछ मैथमेटिकल हमें पता है। लेकिन अब थोड़ा एंट्रोपी को समझते हैं, यूँ कहते तो थोड़ा फील भी कर सकते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, फिर हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फिर उसके बाद बात करेंगे केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी में चेंज। तो हेडिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, जो हमारा डिस्कशन था, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं लिए थे लेकिन हाँ एक दो इस तरह के एग्जाम्पल हमने लिए थे कि यहाँ पर अगर कोई गैस है, ये वॉल अगर हम ओपन कर देते हैं तो ये गैस जो है यहाँ पर मूव करेगी, बाहर से कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये गैस मूव करेगी और ये प्रोसेस होता है, फिजिबल होता है। जैसे ही हम वॉल ओपन कर देते हैं ये प्रोसेस होता है और अगर ये प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। और हमने फॉर्मूले से भी देखा था, डेल्टा एस के फॉर्मूले से NRln V2 अपॉन V1, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रोसेस इज फिजिबल। ये बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है कि हाँ प्रोसेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। यहाँ पर एक डाउट बहुतों को आता, सर कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस तो पहले मैंने वॉल ओपन किया फिर ये प्रोसेस हुआ। तो देखिए वॉल ओपन करना एक अलग प्रोसेस है और सब्सटेंस का इधर जाना एक अलग स्टेप है, दोनों डिफरेंट है। कई आपने वॉल ओपन किया, इवन आप वॉल तभी ओपन कर पाओगे जब उसमें भी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है।
उसमें जो भी इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व है तो आपका एंट्रोपी चेंज काउंट होगा, वॉल्व जो है उसका भी एंट्रोपी चेंज काउंट होगा, वो सारी चीजें, वो एक अलग पार्ट है। वॉल्व जब ओपन हो गया तो यहाँ पर सब्सटेंस ये देखेगा कि इसके इधर जाने पर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। यहाँ आप सॉलिड भर दो, अब आप वॉल ओपन कर दो, क्या सॉलिड उधर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पर वॉल ओपन करना एक अलग स्टेप है सब्सटेंस का, यानी गैस का इधर से इधर जाना एक अलग स्टेप है, और वो तभी होगा जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। यहां पर एक टर्म और यूज की जाती, स्पॉन्टेनियस। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। सबका मीनिंग एक जैसा है। हाँ, लेकिन ये जो स्पॉन्टेनियस वर्ड है ये हम कॉमनली यूज करते हैं, और जनरली इसका मीनिंग जो होता है स्पॉन्टेनियस मतलब क्विक रेस्पॉन्स टाइप्स होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्विक वर्ड से कोई मतलब रेस्पॉन्स है। यहाँ स्पॉन्टेनियस का मतलब समवॉट, या तो आप कह दो इरिवर्सिबल से ले लो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या फिजिबल। या एक और चीज, विच अकर्स ऑन इट्स ओन। स्पॉन्टेनियस मतलब विच अकर्स ऑन इट्स ओन, जो अपने आप हो जाए। जैसे इसको मैं यूं कहूंगा, वॉल ओपन किया, सब्सटेंस इधर से इधर के अपने आप हुआ प्रोसेस। क्यों? बिकॉज यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही थी, अपने आप हुआ ये प्रोसेस क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही थी। हाँ, फिर से वही डाउट है, सर अपने आप कैसे हो गया? हमने वॉल ओपन किया, वॉल ओपन आपने किया है वो एक अलग प्रोसेस है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, वॉल ओपन कर रहे हो वो एक अलग चीज है, सब्सटेंस यहाँ से यहाँ जाएगा वो एक अलग। आपने तो वॉल ओपन करके आप रुक गए, अभी सब्सटेंस डिसाइड करेगा कि इसे वहां से वहां तक जाना है या नहीं जाना। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ सॉलिड भर दो, थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। तो वो एक अलग स्टेप है। तो यहां से यहां गैस इसलिए जा रही है क्योंकि ये यहां पर, अब बहुत सारे लैंग्वेज है, क्यों यहां से यहां गैस जा रही है? क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि प्रोसेस फिजिबल है, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, या यूं कह दो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये वर्ड भी यूज होता है, तो इसको भी मैं यहां पर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो, राइट, विच अकर्स ऑन इट्स ऑन। जैसे यहां पर यूं कह सकते हैं एक ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन, दूसरे का है 300 केल्विन। क्या होता है? हीट यहां से यहां फ्लो करती है, अपने आप करती है, आप थोड़ी कुछ करते हो, कुछ नहीं करना। हॉट कॉफी है, हीट लूज करेगी, सराउंडिंग की एयर हीट गेन करेगी, सब कुछ अपने आप होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। उल्टा प्रोसेस क्यों नहीं होता अपने आप? उल्टा क्यों नहीं हो रहा? यहां से यहां हीट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऐसा होने पर यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी। वो स्पॉन्टेनियस नहीं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो स्पॉन्टेनियस, यूनिवर्स की एंट्रोपी कम होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस वर्ड अब हम यहां पर यूज करेंगे। ये तो बात हो गई एंट्रोपी की। यहां हमें ये पता है कि एक प्रोसेस तभी होगा जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। अब 5-10 मिनट के लिए इस एंट्रोपी वर्ड को भूल जाते हैं। एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं यहां पर, डिसऑर्डर। नया वर्ड यूज करूं, डिसऑर्डर। क्या होता है डिसऑर्डर? तो पहले ऑर्डर को समझते हैं तो डिसऑर्डर समझ में आ जाएगा वर्ड। ऑर्डर, जैसे क्लास की बात करते हैं, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जब बैठते हैं तो अगर हम फिक्स कर देते हैं कि ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, इसको यहाँ बैठना है, हर एक की सीट अगर फिक्स्ड है तो जनरली हम बोलते हैं कि हाँ तेरी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, फिक्स्ड अरेंजमेंट है। फिक्स्ड अरेंजमेंट है कि इसको यहाँ बैठना है, इसको यहाँ बैठना है, इसको यहाँ बैठना है। जैसे ना कि सामान कहीं रखना है कुछ, तो आपको पता है ये सामान यहाँ रखना है, ये सामान यहाँ रखना है, ये सामान यहाँ रखना है। एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, सब कुछ फिक्स्ड अरेंजमेंट है। और यही क्लास के अंदर स्टूडेंट की सीट फिक्स नहीं है, कोई कहीं पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, तो आप क्या बोलते हो? जनरली हम कहते हैं कि हाँ कोई कहीं पर भी बैठ सकता है, रैंडम अरेंजमेंट है।
ऑर्डर नहीं, रेंडम अरेंजमेंट है। रेंडम अरेंजमेंट यानी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, या यूं कह दो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो डिसऑर्डर या कह सकते हो रैंडम, रैंडमनेस कि रैंडम अरेंजमेंट है, कोई कहीं पर भी बैठ सकता है, फिक्स नहीं है, दैट इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब यहां वो सा नहीं कि सर डिसऑर्डर फिर लड़ाई झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे, वो वाला नहीं। यहां पर डिसऑर्डर का मतलब कोई कहीं पर भी बैठ सकता है, फिक्स नहीं है, ऐसा यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। जबकि एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, सब कुछ एक जैसा हो रहा है। जैसे परेड होती है ना पुलिस की, एकदम ऑर्डर्ड एक जैसी होती, दैट इज ऑर्डर्ड परेड है। आपको कुछ ऐसा वर्ड यूज कर सकते, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। और कोई किधर भी हाथ हिला रहा है, कुछ भी इधर उधर देख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सब डिसऑर्डर्ड वे में हो रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है, फिक्स कुछ भी नहीं है। तो यहां पर डिसऑर्डर्ड मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, रैंडमली हो रहा है। क्लास के अंदर स्टूडेंट कोई कहीं पर भी बैठ सकता है, दैट इज डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, दैट इज रैंडम अरेंजमेंट, जहां कुछ भी फिक्स ना हो। इवन यहां पर मैं आपको बताऊं डिसऑर्डर, रैंडमनेस, रैंडम या रैंडमनेस, इसकी जगह एक और अच्छा सा वर्ड मैं यूज करूंगा, वो ज्यादा कन्वीनियंट है। डिसऑर्डर का मतलब, क्योंकि डिसऑर्डर वर्ड का और भी कई मतलब हम निकाल लेते हैं वही लड़ी झगड़े से, तो इससे ज्यादा अच्छा वर्ड है व्हाट इज रैंडमनेस, व्हाट इज डिसऑर्डर, इट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ योर माइंड। ये आपकी माइंड की अनसर्टेनिटी है, फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। यही तो हम कहते हैं फिक्स नहीं, कोई कहीं पे भी बैठ सकता है, कोई कहीं पे भी बैठ सकता है, दैट इज रैंडमनेस, रैंडम अरेंजमेंट है। यानी मुझे नहीं पता यहां बैठेगा वो वहां बैठेगा या वहां बैठेगा, रैंडमनेस है, मुझे नहीं पता। क्या मतलब मुझे नहीं पता, आप सर्टेन नहीं हुआ, आप ये आपकी क्या अनसर्टेनिटी, यानी डिसऑर्डर इज नथिंग बट अनसर्टेनिटी ऑफ योर माइंड, इट इज अनसर्टेनिटी ऑफ योर माइंड। यस, डिसऑर्डर, रैंडमनेस, या इसकी जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो अनसर्टेनिटी, राइट, यानी मुझे नहीं पता। व्हाट इज डिसऑर्डर, नहीं, अगर आपको नहीं पता दैट इज डिसऑर्डर। ये स्टूडेंट कहाँ बैठेगा मुझे नहीं पता, मतलब रैंडमली कोई कहीं बैठ सकता है, दैट इज डिसऑर्डर, दैट इज रैंडमनेस। और पता नहीं इसको यहाँ बैठना, इसको यहाँ बैठना, इसको यहाँ बैठना, आप सर्टेन हो, आपको पता है, दैट इज ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर। अब यहां से आप अगर आप इस एंगल से सोचोगे तो इवन कंपेयर भी कर सकते हो कि कहां डिसऑर्डर ज्यादा है, कहां डिसऑर्डर कम है। कैसे मैं समझाता हूं, क्लास के अंदर एक ही सीट है, एक स्टूडेंट आता है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, एक ही सीट है, उसे वहां बैठा। दो सीट है, एक स्टूडेंट आता है, क्या होगा, थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। तीन सीट है, एक स्टूडेंट आता है, अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। चार सीट्स है और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, पांच सीट्स है और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। मतलब जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे अनसर्टेनिटी यानी रैंडमनेस उतनी ही ज्यादा होगी, यानी जितने ज्यादा ऑप्शंस है उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जितनी ज्यादा सीट्स होगी, अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा होगी। एंड इन सिंपल वर्ड्स, मोर द नंबर ऑफ ऑप्शंस मोर विल बी दी अनसर्टेनिटी। इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेता हूं, आपके पॉकेट में 10 रुपए हैं, 10 रुपए, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक समोसा खा सकते हो या एक पोहे की प्लेट, दैट्स इट, बात खत्म। यही अगर 500 रुपए हो, फिर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी यार, मैकडी जाएं, डोमिनोज जाएं, पिज्जा हट जाएं, अनसर्टेनिटी बढ़ गई। इवन आपको भी नहीं पता होगा, पता चला निकले थे मैकडी के लिए, पहुंच गए डोमिनोज में, अनसर्टेनिटी क्या हो गई, बढ़ गई, बिकॉज आपके पास ज्यादा ऑप्शंस थे। यानी मोर द नंबर ऑफ ऑप्शंस मोर विल बी दी अनसर्टेनिटी। तो इससे आप अनसर्टेनिटी को थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो, आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है, बट ये लाइन याद रखना, जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इवन ये जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इस पर भी डिपेंड करती है कि जो भी पॉसिबल ऑप्शन है उसके बीच में आप कितना स्पीड से चेंज करते हो। जैसे इसको ऐसे समझो, ड्यूरिंग द क्लास लेट से स्टूडेंट्स बैठे हुए, अब मैं अलाउ कर दूं कि ड्यूरिंग द क्लास आप अपनी जगह से उठ के कहीं और बैठ सकते हो, वो कहीं और बैठ सकता है। अब क्या होगा, अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो तो मेरी अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा, अरे 1 मिनट पहले तो वो वहां बैठा हुआ था, अब पता नहीं कहाँ होगा।
अब पता नहीं कहाँ हो, वो कहीं और बैठा होगा, अनसर्टेनिटी बढ़ गई। और जितना स्पीड से आप अपनी सीट चेंज करोगे, पता चला कि हर एक स्टूडेंट 5 मिनट में अपनी सीट चेंज कर सकता है, तो मैं कहूँगा 5 मिनट तक तो यहीं रहेगा। लेकिन अगर कह दूँ 1 मिनट के बाद चेंज कर सकता है, तो ये बोलूँगा 1 मिनट तक का तो यहाँ, उसके बाद का नहीं पता, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में फिर कहीं और होगा, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में फिर कहीं और होगा। यानी जितना फ्रिक्वेंटली आप इन ऑप्शंस में पॉसिबल अरेंजमेंट में चेंज करोगे, अनसर्टेनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। राइट नाउ यहां पर ये तो बात हुई कि हाँ, डिसऑर्डर, रैंडमनेस या अनसर्टेनिटी, ये सब एक ही बात है। अब यहां पर एक सेइंग है जो मैं यूज कर रहा हूं, एक ओल्ड सेइंग है जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, या उससे पहले, उसी पे मैं आ रहा हूं, उससे पहले यहां पर भी अगर हम देखें, ये वॉल जब हमने ओपन किया तो हमने देखा गैस यहां से यहां गई, यानी पहले गैसेस मॉलिक्यूल अपने आप को इसी तरफ अरेंज कर रहे थे। अब क्या होगा, वो इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। पहले अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के लिए आपसे पूछता कि वो कहां होगा, वॉल बंद जब था, तो आप कहोगे सर कहीं पे भी हो सकता है, यहां 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 पे भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी थी। लेकिन वॉल ओपन करने के बाद अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब आप क्या कहोगे, सर इधर भी हो सकता है, तो इधर भी हो सकता है, आपके माइंड की अनसर्टेनिटी बढ़ गई। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं वॉल ओपन करने के बाद जब गैस यहां से यहां आ रही है तो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, मतलब इस प्रोसेस में डिसऑर्डर जो है वो बढ़ रहा है। जब गैस यहां से यहां आ रही तो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, यानी डिसऑर्डर जो है वो बढ़ रहा है, कह सकते हो आप यहां पर। उसी तरह से एक ओल्ड सेइंग है, ये तो एक ही एग्जांपल था जहां मैंने बताया, बट एक ओल्ड सेइंग मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, अच्छी तरह से सुनना। ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डर स्पॉन्टेनियसली, ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डर स्पॉन्टेनियसली। एक ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट में हम स्पॉन्टेनियसली अपने आप चले जाते हैं। ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डर स्पॉन्टेनियसली, ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट में हम अपने आप चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चला, वो प्रोसेस अपने आप हो जाता है। ऑर्डर से डिसऑर्डर स्टेट में वो प्रोसेस अपने आप हो जाता है, वो प्रोसेस फिजिबल होता है। यानी डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डर स्पॉन्टेनियसली, यानी ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट में हम अपने आप चले जाते हैं। इसको थोड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो बिगड़ने में देर नहीं लगती, पता ही नहीं चलता। कह सकते हो सर हमारी क्या गलती, प्रोसेस ही अपने आप होता हो तो स्पॉन्टेनियस आपने ही कहा। यस, ऑर्डर गिव्स वे टू डिसऑर्डर स्पॉन्टेनियसली, बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती है, यानी वो प्रोसेस अपने आप हो जाता है। मतलब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रोसेस में अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा, हाँ यहाँ पर भी डिसऑर्डर वो यूनिवर्स का ही है, अगर यूनिवर्स का डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस अपने आप होगा, वो प्रोसेस अपने आप होगा, वो फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब यानी यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जबकि पहले हमने क्या कहा था, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। यानी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने की दो कंडीशंस हम डाल रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि डिसऑर्डर बढ़ेगा यूनिवर्स का तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्यों ना हम इन दोनों को यहां से रिलेट कर दें और ये कह दें कि एंट्रोपी मतलब ही क्या है, डिसऑर्डर है। यानी एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तो यस, यहां पर हमने एंट्रोपी को डिसऑर्डर से रिलेट कर दिया। देखो ये डेरिवेशन कहीं से निकल के नहीं आया, हमें लग रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए तो हमने इसको रिलेट कर दिया, कहीं से निकल के नहीं आया, हमें लग रहा है तो इसलिए हमने इसको रिलेट कर दिया और कंक्लूड कर दिया। लिख सकते हो आप, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। नॉर्मली बुक्स में यही दोनों टर्म्स यूज होती है, लेकिन मेरा कहना है कि हमेशा अनसर्टेनिटी से सोचो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा
और एंट्रोपी ज्यादा क्लियर होगी। यस, तो अब यहां पर आप एंट्रोपी को थोड़ा फील कर सकते हो। यानी अब मैं कह रहा हूं कि एंट्रोपी बढ़ रही है तो आप कह सकते हो हाँ कुछ डिसऑर्डर बढ़ रहा होगा, रैंडमनेस बढ़ रही होगी, यानी अनसर्टेनिटी बढ़ रही होगी। राइट, समझ में थोड़ा फील आता है। डिसऑर्डर बढ़ रहा हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जैसे यहाँ पर डिसऑर्डर, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स और रैंडमली अरेंज होंगे, उनकी का डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम हो सकता है, ऑप्शन ज्यादा है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डर भी बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ा और सोचोगे तो बड़ा अजीब सा भी लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इनिशियली कहा था कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे बढ़ रही है। राइट, ये मैंने कहा था। तो अब उस एंगल से देखें तो इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यूनिवर्स की अनसर्टेनिटी डे बाय डे बढ़ रही है। ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है सर, मतलब यूनिवर्स की अनसर्टेनिटी डे बाय डे बढ़ रही है। इतने सालों से हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो यूनिवर्स को समझ रहे हैं और आप कह रहे हो कि यूनिवर्स की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और डे बाय डे हम उसे और बढ़ा रहे हैं। बड़ा अजीब सा साउंड करता है, लेकिन मेरे को लगता है कुछ हद तक तो सही है ये बात। कैसे? तो इसका एग्जाम्पल ये कि एक टाइम था जब बोहर मॉडल था, तो हमें सब कुछ समझ में आता था। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पाथ ये हो सकते हैं, सब कुछ दिखता था। उसके बाद हाइजेनबर्ग आ गए, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे दिया, अब हमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता। श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखना ही बंद हो गया। आज हमें पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, हमें नहीं पता कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का कोई आइडिया नहीं है। अब आप सोचो हमने क्या किया, क्या हुआ? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी को क्या किया बताया। हाइजेनबर्ग का यही कहना है कि आप एग्जैक्टली तो कुछ बात कर ही नहीं सकते हो, सब कुछ आपको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ही बोलना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी क्या हुई? बढ़ गई, अनसर्टेनिटी कम नहीं हुई। यस, डे बाय डे अगर आप इस एंगल से सोचोगे तो हाँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है। देखिए वैसा नहीं कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, बट कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि हाँ मेरी जो बात है वो सही है। यानी डे बाय डे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी डे बाय डे यूनिवर्स की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। इवन चलिए यहाँ पर एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ जो फिर से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन वो सही है। यानी जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही तो वो रिएक्शन होगी, वो प्रोसेस होगा, फिजिबल होगा। यानी अगर एंट्रोपी बढ़ रही मतलब अगर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। यस, मोर डिसऑर्डर्ड इज मोर स्टेबल। हाँ, लेकिन यहाँ पर फिर से कहूँगा, जब भी मोर डिसऑर्डर या जबकि जिसकी भी मैं बात करता हूँ ये यूनिवर्स के डिसऑर्डर की है। केवल सिस्टम के डिसऑर्डर बढ़ने से प्रोसेस होगा ये जरूरी नहीं है। डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए, किसका बढ़ना चाहिए? यूनिवर्स का। अगर के ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसमें सिस्टम का डिसऑर्डर कम हो रहा हो, लेकिन अगर सराउंडिंग्स का बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस फिजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर सारी जो बात हो रही है यूनिवर्स का डिसऑर्डर, तो मोर डिसऑर्डर्ड, अगर उसके कारण यूनिवर्स का डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस फिजिबल हो। मोर डिसऑर्डर्ड इज मोर स्टेबल, मोर अनसर्टेन इज मोर स्टेबल। जो जितना ज्यादा अनसर्टेन है उतना ही ज्यादा स्टेबल। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें पता होता है कौन किससे कनेक्टेड है, कितने सिंगल कितने डबल बॉन्ड है, सब पता होता है इसके स्ट्रक्चर को लेके। हाइब्रिड के बारे में कुछ नहीं पता होता है, पर नहीं पता, लेकिन हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है। जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता वो ज़्यादा स्टेबल, जिसके बारे में पता है कम स्टेबल। एक कॉइन है, उसको 10 बार टॉस करो, हर बार हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यानी हेड ही आएगा हर बार, इसके चांसेस बहुत कम है। रैंडम रिजल्ट्स आएंगे उसके चांसेस ज़्यादा है। यानी जो रैंडम है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसके होने के चांसेस ज़्यादा है। कह सकते हो पता नहीं सर कहाँ क्या पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी वाली बातें आने लग गई बड़ा, बट ये सब यस बहुत, ये प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। मोर अनसर्टेन यानी मोर, जो जितना ज़्यादा अनसर्टेन है उसके होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा। हर बार हेड आए इसके चांसेस कम है, लेकिन हर बार टेल आए इसके चांसेस भी कम है, लेकिन इनका मिक्सचर आए, कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसके चांसेस ज़्यादा है। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर
अब हमने फाइनली एंट्रोपी को डिसऑर्डर से रिलेट कर दिया, एंट्रोपी, डिसऑर्डर, रैंडमनेस या अनसर्टेनिटी। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर कह सकते हो सर आपने एक थोड़ा सा डिस्कशन किया उससे रिलेट कर दिया, तो चलिए इसी के फेवर में इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ जहाँ से हम जस्टिफाई करेंगे कि हाँ इन दोनों टर्म्स को हम रिलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ, प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम using the concept of randomness, using the concept of randomness। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये हम पहले फॉर्मूले से निकाल रहे थे, फॉर्मूले थे हमारे पास, लेकिन अब हम फॉर्मूले से तो निकालेंगे और साथ में रैंडमनेस से भी सोचेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और देखेंगे कि क्या दोनों के रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं ये सब डेल्टा एस सिस्टम की बात हो रही है, डेल्टा एस सिस्टम चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे प्रोसेस होगा या नहीं होगा ये डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए हमें डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करनी होगी। तो यहां पर प्रोसेस होगा या नहीं होगा ये डिसाइड हम नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, with temperature at constant volume, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिकली देखें NCV ln T2/T1, सेकेंड वाली टर्म 0, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कह सकते हो एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये भी हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो डिसऑर्डर भी बढ़ेगा। तो ये फॉर्मूले से हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने पर डिसऑर्डर भी बढ़ेगा। विथ वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अब मान लीजिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट और आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो फिर से वही वाली बात 0 + nR ln V2/V1 कह सकते हो एज वॉल्यूम इंक्रीजेस मैथमेटिकली, और वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा और अरेंजमेंट के ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो डिसऑर्डर भी ज़्यादा होगा, डिसऑर्डर भी बढ़ेगा। यानी रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, मैथमेटिकल रिजल्ट और फील जो आ रहा है कि हाँ ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो कहने का लॉजिक है कि जो हमने इन दोनों को रिलेट किया है वो सही है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर को या तो वॉल्यूम से रिलेट कर दो या टेम्परेचर से, और फिर इस तरह से सोचो, वो डायरेक्ट प्रेशर से सोचने के बजाय आप इस तरह से सोचोगे, ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब आपके दोनों सर सब चेंज हो रहे हैं, अब हो सकता है टेम्परेचर के कारण एंट्रोपी बढ़ रही है, वॉल्यूम के कारण कम हो रही है, तो उसका नेट रिजल्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो फिर फील से नहीं बताया जा सकता। देन थर्ड, फॉर फेस चेंज, अगर फेस चेंज हो रहा है तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें पता है फॉर्मूले वाइज देखा जाए तो ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H पॉजिटिव T पॉजिटिव, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा पॉजिटिव, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और फील वाली बात करें तो अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है तो क्या होगा डिसऑर्डर तो बढ़ेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है और गैसेज में तो रैंडमनेस या डिसऑर्डर और भी ज़्यादा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये कहूँगा सॉलिड और सॉलिड्स के कंपैरेटिवली लिक्विड का डिसऑर्डर यानी लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, लेकिन लिक्विड और गैस की एंट्रोपी में तो अच्छा खासा डिफरेंस होगा। गैसेस की एंट्रोपी यानी गैसेस का डिसऑर्डर लिक्विड से बहुत ज़्यादा होता है। इसको यूज़ कहाँ करेंगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक कंटेनर में कोई लिक्विड भी है और कोई गैस भी और आपको टोटल कुछ रैंडमनेस या डिसऑर्डर निकालना है तो कह सकते हो मेनली जो डिसऑर्डर होगा वो गैसेस के कारण होगा, लिक्विड और सॉलिड के कारण होगा, लेकिन गैसेस के रेस्पेक्ट में आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे गैसेस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते हो, करते आए हम, उसी तरह से गैसेस के रेस्पेक्ट में लिक्विड या सॉलिड की एंट्रोपी को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगेन फेस चेंज में भी सब कुछ मैच कर रहा है। देन फोर्थ, फॉर केमिकल चेंज, हाँ केमिकल चेंज के लिए अभी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है एंट्रोपी चेंज निकालने का कि एंट्रोपी चेंज हम कैसे निकालेंगे, तो केवल हम यहाँ पर, अब यहाँ पर फॉर्मूला तो नहीं है
लेकिन हम साइन जो है वो रेंडमनेस से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, यानी गैसेस के मोल्स बढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने कहा गैसेस के मोल्स बढ़ेंगे तो रेंडमनेस भी बढ़ेगी। तो अगर गैसेस के मोल्स बढ़ रहे हैं तो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर गैसेस के मोल्स कम हो रहे हैं तो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो लेस देन 0 होगा। साथ में अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो यूं कह दो उनके कारण एंट्रोपी को तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है डेल्टा Ng 0 तो क्या डेल्टा एस सिस्टम भी 0? नहीं, ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अब डेल्टा Ng 0 है तो कंटेनर में कोई सॉलिड या लिक्विड इस तरह से होंगे, समथिंग लाइक दैट। मान लो पहले ही केस लेते हैं तो सॉलिड, उनकी भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी। अब आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वो 0 नहीं बोल सकते। या अगर ऐसा भी नहीं है कि कोई गैसियस रिएक्शन ही इन्वॉल्व, गैसियस सब्सटेंस ही इन्वॉल्व है, लेकिन टोटल मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उन सब की एंट्रोपी एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगी। तो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ये लेस देन 0, बट ये इक्वल टू 0 तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा, बट 0 नहीं बोलोगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसी के सपोर्ट में, 2-3 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, ये रिएक्शन हो रही है, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0, मोल्स बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ट्वाइस HI कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस I2, सभी गैसेस सब्सटेंस है, इसका डेल्टा एस 0 नहीं, जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो नहीं, 0 नहीं होगा। हाँ, दो डेल्टा Ng 0 है, लेकिन इसकी एंट्रोपी एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहीं पर बात करें कार्बन ग्रेफाइट, या उससे पहले H2O के बजाय पहले एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, आयरन सॉलिड से कन्वर्टिंग इनटू आयरन लिक्विड, इसका भी डेल्टा Ng तो 0 है, लेकिन हमें पता है अब यहाँ पर फेस चेंज के अकॉर्डिंग सॉलिड से लिक्विड डेफिनेटली डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। इसी के अंदर एग्जांपल H2O का ले लेता हूँ, इसका भी डेल्टा Ng 0 है, लेकिन इसका भी डेल्टा एस सॉलिड से लिक्विड वाला। हाँ, यहाँ बहुत तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्यों होता है? सर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो वॉल्यूम तो कम हो रहा होगा, तो फिर तो डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए सॉलिड से लिक्विड डेफिनेटली, वाटर वाला केस जो है उसमें वॉल्यूम कम होता है, लेकिन एक तो वॉल्यूम में चेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मेनली यहाँ पर आइस के अंदर क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं, 3 डायमेंशनल बॉन्ड्स होते हैं, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का, जो कि टूट जाता है, तो यहाँ पर रेंडमनेस जो है वो ज़्यादा होती है। वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, यहाँ पर वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी इवन सॉलिड से लिक्विड भी अगर जा रहा है तब भी रेंडमनेस तो बढ़ रही होगी। वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, बॉन्ड्स जो टूट रहे हैं वो वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो चाहे कोई सा भी सॉलिड हो, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो डिसऑर्डर जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। तो अच्छी तरह से याद रखना, कंफ्यूजन ना हो। और एग्जांपल की यहाँ पर मैं बात करूं, एलोट्रोपिक चेंज, जैसे ग्रेफाइट टू डायमंड, इसका भी डेल्टा Ng 0। अब अगर हमें इसका डेल्टा एस प्रेडिक्ट करना है तो हमें इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। हमें पता है डायमंड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, थ्रू आउट एक जैसा रहता है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स होती है और एक लेयर दूसरी लेयर पर इजीली मूव कर सकती। तो यहाँ पर ये इजीली यहाँ पर रैंडम अरेंजमेंट है लेयर्स का, यहाँ नहीं है, तो इसीलिए इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन ये हम तब बता पाएं जब हमें स्ट्रक्चर का आइडिया हो, अगर नहीं है तो नहीं बता सकते। और भी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे फॉस्फोरस वाइट, फॉस्फोरस रेड। व्हाइट फॉस्फोरस P4 की यूनिट्स होती है, रेड फॉस्फोरस में इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। पॉलीमराइजेशन अगर हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। पॉलीमराइजेशन जब भी होगा डिसऑर्डर जो है वो कम होगा। ऑब्वियसली बात है, 100 लोग हैं अलग अलग खड़े हुए, डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, और सब एक दूसरे का हाथ इस तरह से पकड़ लें, एक ने इधर से दूसरे ने इधर से, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे तो डिसऑर्डर जो है वो कम होगा।
तो पॉलीमराइजेशन जब भी होगा डिसऑर्डर जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एलोट्रोप्स है, उसके केस में आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन हाँ ऑलरेडी स्ट्रक्चर ये फैक्ट है, यानी इफेक्ट है जो इवन आपको याद भी करने हैं। तो केमिकल रिएक्शन के केस में मैंने आपको बताया, हाँ फॉर्मूले नहीं लगाए, बस डिसऑर्डर से हम बता पा रहे हैं कि कब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, कब एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। इसी के अंदर ये तो तब केसेस लिए जब कुछ केमिकल चेंज या फेस चेंज हो रहा है। इस अब यहीं पर एक और केस आता है, फिफ्थ लिख दीजिए इसको। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कंटेनर के अंदर CH4 है और एक और कंटेनर है जिसके अंदर कुछ इस तरह से C2H6, ये दो गैसेज है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी टेम्परेचर T, इसका भी टेम्परेचर T, प्रेशर P, सब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बराबर, यानी इसका टेम्परेचर, इसका भी T, इसका भी T, वॉल्यूम भी सेम, मोल्स भी सेम, बस इसके अंदर CH4, यहाँ पर C2H4। अब ये यहाँ ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपको इनके डिसऑर्डर को कंपेयर करना है। अभी तक तो क्या हो रहा था, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा था, अब ये कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। आप इसको इसमें ऐसे कोई ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, कन्वर्ट ऐसे कर भी नहीं सकते, ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ 1:4 का रेशियो, यहाँ 1:3 का रेशियो, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इनका डिसऑर्डर कंपेयर करना है। देखो हर जगह नहीं कंपेयर हो सकता, यहाँ पर फिर भी हम कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि यहाँ CH4 है और यहाँ N2H4 है या कुछ ऐसा है तो हो सकता है हम कंपेयर ना कर पाए। तो आप अपनी इच्छा से कोई एग्जांपल नहीं बनाओगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यहाँ पर हम कहते हैं जिसमें एटॉमिसिटी ज़्यादा होगी उसका डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। एटॉमिसिटी से क्या कनेक्शन है, तो आई थिंक याद करो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात की थी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और वो एटॉमिसिटी बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो एटॉमिसिटी जितनी ज़्यादा होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा यानी रैंडमनेस ज़्यादा, तो यहाँ पर लिख सकते हो एज एटॉमिसिटी इंक्रीजेस एंट्रोपी या डिसऑर्डर ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन फिर से कहूँगा अपनी इच्छा से कोई एग्जाम्पल मत बनाना, ये बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है इसका। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो यूज़ किया, यहाँ पर भी CH4, यहाँ पर भी C2H6, सेम कार्बन हाइड्रोजन है, तब हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, तभी ये वैलिड है। तो कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स में इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर मैंने आपको बताया कि एंट्रोपी का साइन हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, लेकिन डिसऑर्डर वाले पार्ट से हमने थोड़ा प्रेडिक्ट किया है। तो यहाँ पर अब हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो अब आएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या निकालेंगे, एंट्रोपी में चेंज। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी वाला पार्ट टेस्ट के अंदर आएगा, उसके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको शीट को अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करना है। इस बहुत एंट्रोपी वाला पार्ट में देखिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट लॉ तक ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। एंट्रोपी के तो फिक्स्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ, उसके अलावा कोई क्वेश्चन एंट्रोपी का न्यूमेरिकल में नहीं बनता, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के, ठीक है। तो इवन शीट में से कुछ एंट्रोपी के क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।